बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा-ए-किराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ QAT टेस्ट को लेकर चंद अहम नुकात जो है वो शेयर करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप सब लोग इन पे अच्छे तरीके से अमल पैरा होंगे तो आपका जो फाइनल पैक का रिज़ल्ट है जो कि QAT प्लस पैक है उसमें इंशाल्लाह आपका स्कूल 100% नताइज हासिल करेगा। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि कोई भी काम करने से पहले जब तक हमें उस टास्क से रेलिवेंट ज़रूरी एसेट्स हमारे पास नहीं होते तब तक हम उस टास्क को अच्छे तरीके से फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो जैसे कि बीमा QAT अपने आप में एक टास्क है और इसके लिए बाकायदा बीमा ने अपनी वेबसाइट पे हमें मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं और अभी तक की रिसर्च से जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि पैक का जो मॉडल पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन ईयर दे दिए जाते हैं वही 100% फाइनल पेपर में भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। लेट्स सपोज आपके साथ एक जो है वो मॉडल पेपर को सामने रखते हुए मैं आपको प्रिपरेशन का तरीकाकार बताऊंगी कि अगर आपने क्लास को तैयारी करवानी है तो उस सब्जेक्ट में मजीद किस किस्म की चीज़ों को आपने इन्वॉल्व करना है और इस मॉडल पेपर को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। होप्स हो कि आप सब लोगों के पास इन मॉडल पेपर्स के प्रिंट पहुंच चुके होंगे। तो क्लास टीचर अपने इस प्रिंट को सामने रखते हुए जैसे कि अभी मैं क्लास 3 उर्दू का मॉडल पेपर आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, इसमें उर्दू के जितने भी MCQs टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या आपके फाइनल पेपर में पूछे जाएंगे उन सब की क्वेश्चन वैरायटी आपके सामने आ चुकी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि आसफ ने खत लिखा, इस जुमले में इसम मारफा मालूम करें। अब आपके फाइनल पेपर में भी ग्रामर का ये एक क्वेश्चन 3 क्लास को लाजमी आएगा और इसमें चेंजिंग सिर्फ इतनी होगी या तो इस जुमले में इसम मारफा पूछा जा सकता है या इसम नकरा पूछा जा सकता है। तो आपने इस मॉडल पेपर को सामने रखते हुए बोर्ड पे यही क्वेश्चन लिखना है और बच्चे को इसमें से सही इसम मारफा बताने की बजाय आपने इसम मारफा को अच्छे से डिफाइन करना है, उसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स कोड करनी है। कोड करने के बाद आपने यही वाला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना है और बच्चे से पूछना है कि इसका सही आंसर क्या है। यानी कि बजाय ये सवाल और इस सवाल का डायरेक्ट जवाब बताने के आपने बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट समझाना है। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपने ये वाला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना है और फिर इसके चारों ऑप्शन सामने रखते हुए बच्चे से सही ऑप्शन पूछना है और फिर इसी क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा चेंज करना है। जैसा कि इसमें आपसे इसम मारफा पूछा गया है, सेम स्टेटमेंट के साथ आपने वहां बच्चे से इसम नकरा पूछ लेना है कि क्या है, जबकि आप देख रहे हैं कि आपके इसी स्टेटमेंट में इसम नकरा और इसम मारफा दोनों मौजूद। इसके बाद आपके मजीद जो है जैसे आपको उर्दू गिनती का पूछा गया है, 15 को उर्दू अल्फाज में कैसे लिखते हैं, तो आप देखेंगे आपकी पूरी 3 क्लास की बुक में 1 to 100 उर्दू गिनती दी गई है। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर का लाजमी आपके बच्चे को आना है और 2 नंबर का, क्योंकि आपके 25 MCQs हैं और टोटल इसके 50 नंबर हैं। यानी यूँ समझ लें कि अगर आपके बच्चे को 1 से लेके 100 तक काउंटिंग आती है तो उसके 2 नंबर पक्के हैं। उसके बाद कुछ रिडल्स दी गई हैं और रिडल्स में आंसर आपसे पूछा गया है। आपके मजमूई तौर पे बुक में कोई 15 से 20 रिडल्स जो दी गई हैं वो आपने बच्चों को करवा देनी है। इसी तरीके से आप देखते जाएंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं दुरुस्त तरतीब यानी अल्फाज का दुरुस्त चुनाव है। उसके बाद आपका जो है हम आवाज़ अल्फाज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो हम आवाज़ अल्फाज आपकी बुक में जितने भी हैं आपने वो सारी वोकैबुलरी करवा देनी है बच्चे को और उसके साथ साथ फिर आपने बच्चे को उसका ये जो पेपर में आपको क्वेश्चन आया है उसका सही आंसर बोर्ड पे, जैसे कि आपको बोला है कि आपने बोर्ड पे सवाल लिखना है और फिर बच्चे को हम आवाज़ अल्फाज की जो है डेफिनेशन समझाने के बाद उसकी चंद एग्जाम्पल्स कोड करवाने के बाद इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर बच्चे से आपने डायग्नोज करवाना है। इसी तरीके से अगर आप अपने पूरे मॉडल पेपर को रीड करेंगे तो इसमें जो अहम चीज़ें आपको दी गई हैं उसमें ज़माना है, यानी सही ज़माने का इस्तेमाल बच्चे को सिखाना है। फिर माजी, हाल और मुस्तकबिल वाले जुमले को बच्चे ने पहचाना है या इन्हीं 3 ज़मानों को एक दूसरे में एक्सचेंज करना है। अगर हाल का जुमला है तो उसे माजी में चेंज करना है, माजी का जुमला है तो उसे मुस्तकबिल में चेंज करना है। तो मजमूई तौर पे इन 4 नंबर के MCQs के लिए ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि आप बच्चे को सही ज़माने की पहचान करवाएं कि जुमले के आखिर में क्या लफ्ज़ होंगे तो आपका जो है वो फिलहाल होगा, फिर माजी कैसे बनेगा और फिर मुस्तकबिल कैसे बनेगा। जब बच्चे को इन तीनों ज़मानों की पहचान होगी तो वह 4 नंबर आसानी से ले पाएगा।
उसके बाद आपको जो है मुज़क्कर मुअन्नस है, वाहिद जमा है, उनकी वोकैबलरी जितनी भी आपकी बुक में दी गई है आप वो बच्चे को करवाएं। और उस वोकैबलरी को लेके पेपर में सवाल कैसे आएगा, जैसे कि मुज़क्कर का मुअन्नस लिखे नहीं, बल्कि उन्होंने लफ्ज़ मुज़क्कर को जुमले में इस्तेमाल किया है कि सही मुज़क्कर के इस्तेमाल वाला जुमला। जैसे आप बच्चे को पता है कि सारा जो है वो लड़की है और वो मुअन्नस है, ताहिर लड़का है और वो मुज़क्कर है। अब जिस जुमले में मुज़क्कर नाउन आ गया है तो वो आपका मुज़क्कर वाला जुमला है। तो आपके बुक में दिए गए मुज़क्कर मुअन्नस को भी आपने इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से आपके जो है मुतज़ाद अल्फाज हैं और अल्फाज मायने भी सिंपल देने के बजाय उन्होंने लफ्ज़ का मायने जो है जुमले में इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप भी जो अल्फाज मायने की वोकैबलरी अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, उन्हें बच्चों को उनके मायने जो है जुमले की सूरत में सामने रखें और फिर बच्चे को उसकी प्रैक्टिस करवाएं कि आप सही मायने वाला जो है जुमला उसके गिर्द दायरा करें। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ में से आपके जो है वो 6 MCQs आने हैं जिनके आंसर उसी पैराग्राफ में मौजूद हैं। तो लिहाजा जब आप बुक की रीडिंग करवाते हैं तो रीडिंग करवाते वक्त आप एक पैराग्राफ के अंदर से कोई 6-7 सवाल सामने बोर्ड पे लिख दें और बच्चों को बोलें कि इन पैराग्राफ में से इनके सही आंसर ढूंढ के आपको बताएं। ये बेसिकली एक स्किल है। जब तक आप पैराग्राफ के साथ ये क्वेश्चन क्रिएट करके अपने बच्चे को इसे हैंडल करना नहीं सिखाएंगे तो जस्ट रीडिंग से बच्चा इन क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाएगा। यूँ समझ लें कि ये 12 नंबर, उसके बाद जमाने वाले क्वेश्चन के आपके 4 नंबर है, 2 नंबर का आपका मुज़क्कर मुअन्नस है, 2 आपके वाहिद जमा है, 2 नंबर का सवाल आपको अल्फाज मायने से आ रहा है और 2 नंबर की आपको एक रिडल आ रही है। और दुरुस्ती फ़िक्रात में भी मुज़क्कर मुअन्नस को ही ध्यान में रखा गया है या वाहिद जमा को ध्यान में रखते हुए जो है आपके वो दुरुस्ती फ़िक्रात बने हुए हैं। तो मजमूई तौर पे आप अगर जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा करवा लेते हैं तो इसी के साथ आपका एक जो 2 नंबर का क्वेश्चन है दुरुस्त जुमला डायग्नोस करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये तब सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से बजाय इसके कि आप उसको यही क्वेश्चन और यही वोकैबलरी रटवाते रहें या जस्ट वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस अलग अलग लफ्ज़ में सिखाते रहें, तब बच्चा इन क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाएगा। आप बेसिकली इसी तरीके से उसकी क्वेश्चन अलाइनमेंट करने के बाद अपने बच्चे को करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो आसानी से कर देगा। इसी तरीके से ये जो आपके 25 MCQs के जो क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट हाईलाइट कर दिए। ये 5 से 7 कॉन्सेप्ट के अंदर आपके 25 MCQs हैं। तो इन 5 से 7 कॉन्सेप्ट को डेली आप इनकी जो है वो थ्योरी बच्चे को सिखाएं, इनकी डेफिनेशंस बच्चे को रिवाइज करवाएं। रिवाइज करवाने के बाद डेली बच्चे को एक नया फिक्रा दें और बच्चा उसमें से इन कॉन्सेप्ट्स को हैंडल करेगा तो इंशाल्लाह आपकी उर्दू की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। और इसका मजीद एक हाल के जब आप ये 25 क्वेश्चन अपने बच्चे को करवा लेते हैं तो ये और एक इस मॉडल पेपर की कॉपी अपने बच्चे को प्रोवाइड कर देंगे तो उसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने बच्चे को रोज़ाना फिर एक होम असाइनमेंट बनाने को दें, क्योंकि आपके बच्चों ने पूरी बुक्स रीड की हुई हैं। उन्हें बताएंगे आप कि ये जो क्वेश्चन जैसे पहला लिखा हुआ है कि आसिफ ने खत लिखा, इस जुमले में इसम मारफा है, तो बच्चा यहाँ जो आसिफ ने खत लिखा है यहाँ लिख दे सानिया ने पानी पिया। अब इस जुमले में से इसम मारफा ढूंढे, यानी बच्चा अपनी लेसन्स की वोकैबलरी में से नया जुमला वहाँ पे लिखेगा। सवाल एज इट रहेगा लेकिन उसके अंदर की वोकैबलरी को चेंज करते हुए बच्चा अपनी 25 मार्क्स की असाइनमेंट घर से MCQs की बना के लेके आएगा और ला के क्लास में बैठ के आपके सामने आप उसकी बनी असाइनमेंट किसी दूसरे बच्चे से सॉल्व करवाएं और दूसरे बच्चे की बनी असाइनमेंट उस बच्चे से सॉल्व करवाएं। यूँ मजमूई तौर पे आपकी प्रैक्टिस इतनी जानदार हो जाएगी कि इंशाल्लाह आपका बच्चा आसानी से उर्दू का पेपर जो है वो हैंडल कर लेगा। इसी के साथ उर्दू का जो आपका B पेपर है, B पेपर में आप देख रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, सामने एक पिक्चर दी गई है और उस पिक्चर को देखकर बच्चे ने जो है वो सवालात के जवाब देने हैं। अब तस्वीर में किसान दिखाया गया है, यानी प्रोफेशंस पे बात की गई है। इसमें कोई और प्रोफेशन भी दिया जा सकता है या कोई और पिक्चर जैसे बाग की तस्वीर दी जा सकती है। आपकी बुक्स में लेसन के लास्ट पे जो है वो ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऐसी क्रिएटिव पिक्चर्स दी गई हैं जो जस्ट ओरल के लिए आपको करने को बोला गया है। तो आप उन पिक्चर्स को सामने रखते हुए इसी तरीके से अपने बच्चों को क्वेश्चंस बनवाएं ताकि बच्चा जो है वो उनके इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना वो अच्छे से दे। और इसके लिए बच्चे की जो है वो रीडिंग प्लस उसकी डिक्टेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है।
अगर बच्चे की रीडिंग और डिक्टेशन आप स्ट्रॉन्ग करवा लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका बच्चा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेगा। इसमें आपका जो ये कुल 10 नंबर का क्वेश्चन है, सवाल नंबर जो आपका 26 है, और इसमें आपसे 3 क्वेश्चन किए गए हैं, जिसमें पहले 2 क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर के हैं और तीसरा सवाल जो है वो आपका 4 नंबर का है। तो ये मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। ये एक पिक तो ये आपके मॉडल पेपर वाली है। इसी तरीके से आप 2, 4, 6 पिक्चर्स और सामने रख के जब अपने बच्चे को उस पर थोड़ी उसकी सेंस क्लियर कर देंगे, उसको थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग उसकी स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो आपका बच्चा ये आसानी से 10 नंबर ले जाएगा। उसके बाद पहले यानी लैंग्वेज कोई भी है, वो चाहे इंग्लिश है चाहे उर्दू है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का बेहतरीन तरीका यह है कि बच्चे की रीडिंग स्ट्रॉन्ग हो और बच्चे की डिक्टेशन स्ट्रॉन्ग हो। अब अगला 10 नंबर का सवाल आपका दुरुस्त इमला वाला है। जब आप लेसन पढ़ाते वक्त, दीगर पेपर की प्रिपरेशन करवाते वक्त अपने बच्चे को इमला सिखा रहे हैं, तो बच्चा उन्हीं लफ्ज को सही करके लिखेगा तो 10 नंबर उसको वहां मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी कहानी है जो इशारात की मदद से दी गई है। अगर बच्चा इसी खाली जगह में एक एक जुमला ऐड कर दे तो ये एक शॉर्ट सी कहानी बन जाएगी। जो है बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखने को आपने नहीं बोलना, बल्कि आपने इन्हीं जुमलों को अगले जुमले में एक जुमला दरमियान में ऐड ऐसा करवाना है कि आपके स्टार्ट और अगले जुमले को वो मुताबिकत दे जाए। जैसे कि चरावे का बकरियां चराना, तो कहानी बेसिकली सीगा माजी में शुरू होती है। तो एक दफा का जिक्र है कि चरावा गांव में बकरियां चराने गया। बकरियां चराते चराते उसे शरारत सूझी और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, शेर आया शेर आया। ठीक है, अब आप देखें कि मैंने पहले और दूसरे जुमले के तसलसल के दरमियान में सिर्फ एक जुमला ऐड किया है, जबकि अगर आप इसको बुक से याद करवाएंगे तो यहाँ 2.5 से 3 लाइनें ऐड होने के बाद आपके पहले जुमले का दूसरे जुमले के साथ तसलसल जुड़ेगा। लिहाजा आप अपनी बुक में जो भी कहानियां आपको दी गई हैं उनको इसी तरीके से इशारात की मदद से, यानी दरमियान में जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के साथ उसको फिलअप करवाएं और अपने बच्चे को बताएं कि उसने पहले जुमले का दूसरे जुमले से तसलसल जोड़ने के लिए किस तरीके से अंदर जुमला ऐड करना है। उसके बाद ये आपको एक टॉपिक दिया गया है कि पिक्चर है सामने जिसपे 5 जुमले बच्चे ने लिखने हैं। उसमें आपको 2 तरह की चीज़ें आपने हैंडल करवानी है। एक तो एनिमल, और एनिमल आपने ऐसे जुमले याद करवाने हैं जैसा कि ये सामने गाय की तस्वीर दी गई है, यहाँ घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट कुछ भी आ सकता है। तो आपने बच्चे को 5 से 7 ऐसे जुमले करवाने हैं जो कि मुश्तरका इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। यानी ये एक डैश है, डैश से मुराद जो जानवर सामने होगा उसका नाम, और नाम में मैंने आपको 4-5 जानवरों के नाम बता दिए हैं जो इस लेवल पे बच्चे से पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने जो अगली है, इसके 2 कान हैं, इसके 2 सींग हैं, इसकी 4 टांगे हैं, इसकी 1 दुम है, इसकी 2 आंखें हैं, इसका रंग काला है, भूरा है, कुछ भी बच्चा लिख सकता है। ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा पालतू जानवर है, यानी मैंने इसे घर में पाला है। ये वो जुमले हैं जो कोई भी इनमें से जानवर आ जाएगा, बच्चा उस पर ये 5-7 जुमले जो कॉमन आपने उसको करवा दिए हैं, तो कोई भी जानवर होगा बच्चा उस पर लिखेगा तो उसको उसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपने एनिमल के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स जो जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, और इसके बाद घर, स्कूल, क्लासरूम, इन चीज़ों पे आपने कॉमनली कोई 5-5, 10-10 जुमले अपने बच्चे को सिखाने हैं, क्योंकि अगर यहाँ जानवर नहीं आता तो फिर इसके अलावा जो आर्टिकल आ सकते हैं वो यही हो सकते हैं, और यूँ आपके बच्चा जो है ये 10 नंबर भी आसानी से हैंडल करेगा। और लास्ट में आपका जो है दरख्वास्त है, तो दरख्वास्त आपको पता है कि दरख्वास्त के आधे नंबर उसके पैटर्न के होते हैं और आधे नंबर उसके जो होते हैं वो मजमूई तौर पे उसकी जो नफ्स मजमून है वो लिखने के होते हैं। अब अगर हमारे बच्चों को दरख्वास्त वैसे तो सबको आनी चाहिए, क्योंकि छुट्टी की दरख्वास्त है, ज़रूरी काम की भी हो सकती है, बीमारी की भी हो सकती है, शादी में शिरकत की भी हो सकती है, तीनों का फॉर्मेट या फीस माफ़ी की आ जाए या दोबारा दाखिले की आ जाए या स्कूल छोड़ने की आ जाए सर्टिफिकेट की, तो तमाम एप्लीकेशन में फॉर्मेट सेम रहता है। अब अगर 10 नंबर की एप्लीकेशन है तो 5 नंबर इसके फॉर्मेट के हैं और 5 नंबर नफ्स मजमून के हैं। तो आप क्या करेंगे कि फॉर्मेट पहले अच्छे से स्ट्रॉन्ग करवाएंगे और उसके बाद आप अपने बच्चे को सिखाएंगे कि गुजारिश है कि मुझे घर पे ज़रूरी काम है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, बराए मेहरबानी मुझे छुट्टी दे दें। बीमारी की है तो सिर्फ एक जुमला चेंज होगा कि आज मुझे बुखार है, बाकी अगली बात वही है मैं स्कूल नहीं आ सकता, बराए मेहरबानी मुझे छुट्टी दे दें। फीस माफ़ी की है तो मेरे वालिद गरीब हैं, मेरी फीस अदा नहीं कर सकते,
मेहरबानी करके मुझे जो है वो मेरी फीस माफ़ कर दी जाए। तो यूँ आप शॉर्टकट में अपने बच्चे को जो सवाल उसको दिया गया है उसी को आप उसका नफ्स मजमून कैसे बना सकते हैं एक आधे जुमले के इस जो है एडिशन से, तो वो अपने बच्चे को जब आप सिखाएंगे तो मजमूई तौर पे ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बच्चा आसानी से इंशाल्लाह हैंडल करेगा और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसमें मार्क्स लेगा। जिस तरीके से ये मैंने आपको उर्दू के क्लास 3 के मॉडल पेपर की आपको ब्रीफिंग दी है, इसी तरीके से आपका इंग्लिश का है, मैथ का है, जिसमें जो जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वही क्वेश्चन एज इट आपको जो है पेपर में आना है। आपका बच्चा क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर से सीख लेगा, लेकिन आपने क्या करना है कि पहले 100% क्लास में खड़े होकर अपने इन सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद डेली बेस पे आपने अपने बच्चे से एक जो है वो प्रेजेंटेशन रेडी करवानी है सब्जेक्ट वाइज। ये आपके 25 MCQs हैं, तो आप रोजाना उसकी प्रैक्टिस जो है वो 15 MCQs की करवाएं, जिसमें आपका लैंग्वेज में पैराग्राफ मस्ट रहेगा कि पैराग्राफ लिखें और पैराग्राफ में से 6 क्वेश्चन दें और उसके बाद आपका जो 9 MCQs हैं वो आपके दीगर कॉन्सेप्ट्स में से वो बच्चा दे और यूं मजमूई तौर पे वो 15 मार्क्स की पर सब्जेक्ट इंग्लिश और उर्दू की मार्कशीट बनाए और 15 MCQs वो मैथ के बना के लेके आए और आके क्लास में उससे सॉल्व करवाएं। और जब बच्चा क्लास में अपने MCQs की आप उसकी वर्कशीट का तबादला करवा लेते हैं, तब जो आपका थ्योरी पोर्शन है यानी बी पेपर है, उसमें जैसे कि इमला, आप इमला के कोई 10 लफ्ज बोलें और बच्चा उसको खुद लिखे, उसके साथ साथ आप अपने आप कोई भी उसी वक्त सडन उसको जो इंग्लिश के थ्योरी टॉपिक्स हैं उनमें से कोई टॉपिक लिखने को साथ दे सकते हैं। मैथ के कोई 2 क्वेश्चन आप बोर्ड पे लिख देंगे, बेटा आपने इन MCQs के साथ ये 2 जो आपके क्वेश्चन है ये भी सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से आप साइंस के कोई 2 सवाल उसकी वर्कशीट जो कि बच्चा घर से बना के लेके आया हुआ है उसके साथ आप सडन बोर्ड पे 2 क्वेश्चन साइंस के लिख दें कि बेटा आपने इन 2 क्वेश्चन के आंसर भी साइंस के साथ लिख रहे हैं। तो इस तरह डेली आप अपनी जब ये प्रैक्टिस करवाते रहेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि मैं 100% दावे से ये बात कह सकती हूँ कि आपका कोई भी बच्चा जो इस मॉडल पेपर को हैंडल करने लग गया है, इसके क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर रहा है और इसके क्वेश्चन की सेंस को अच्छे तरीके से पिक कर पा रहा है, वो बच्चा 70 से 80 नंबर आसानी से अपने पेपर में निकाल लेगा। तो इसके साथ साथ जो दूसरी जरूरी चीज है, यानी ये तो हमने पेपर सैम्पल पेपर पे बात की है और उसकी पेपर प्रेजेंटेशन पे बात की है कि उसकी प्रिपरेशन दीगर कॉन्सेप्ट्स की हमने कैसे करवानी है। इसके साथ जो दूसरी जरूरी चीज है, क्योंकि पेपर याद करवाना ही एक नो डाउट एक मुश्किल मरहला भी है और जरूरी मरहला भी है, लेकिन इसके साथ साथ पेपर देते वक्त बच्चे को कुछ जरूरी हदायत जिन पे अमल करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा उन चीजों को मैनेज नहीं करेगा तो भी हमारा बहुत सारा याद करवाया हुआ मवाद किसी काम नहीं आएगा। उसमें सबसे पहली चीज तो बच्चे को पेपर का टाइम मैनेज करना सिखाएं। जैसे कि आपको पता है कि आपका पेपर ए और बी है, बच्चे को पहले ए पेपर दिया जाएगा जिसका कुल टाइम 1 घंटा और नंबर 50 है। 1 घंटे के बाद बच्चे से ये पेपर ले लिया जाएगा। सो आप भी क्लास में उसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करवाएं कि एक मार्कशीट पे वो MCQs बना के ला रहा है और दूसरी मार्कशीट पे वो अपनी वर्कशीट पे अपने थ्योरी क्वेश्चन उसके लिखे हुए हैं। तो आपने जैसे मैंने बोला है कि 25 MCQs के लिए अगर उसको घंटा दिया गया है तो 15 MCQs के लिए आप उसे 40 मिनट का दुरानिया दें और ठीक 40 मिनट के बाद आप अपने बच्चे से वो पकड़ लें, उसकी वर्कशीट पकड़ लें MCQs वाली, और उसके बाद उसको आपने 2 क्वेश्चन दिए हैं तो 2 क्वेश्चन के लिए जो आपका दुरानिया होना चाहिए वो अगर आपको 1 घंटा 45 मिनट दिए गए हैं 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि थ्योरी के हैं, तो आप अपने बच्चे को 2 क्वेश्चंस के लिए आप 1 घंटा भी दे सकते हैं, आप 50 मिनट भी दें, क्योंकि आप जितनी उसकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी करेंगे उतना ही फाइनल पेपर में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। सो जिस तरीके से उसे फाइनल पेपर में इन दोनों चीज़ों को अलग अलग हैंडल करना है, उसी तरीके से आप अपनी क्लास प्रैक्टिस में भी ये दोनों चीज़ें अलग अलग टाइमलाइन के मुताबिक उससे सॉर्ट आउट करवाएं और फिर आप देखें, एनालिसिस करेंगे कि आपका बच्चा टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर पा रहा है और अपने जो है मुतलका टाइम के अंदर अपनी इन दोनों चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर कोई बच्चा ऊपर नीचे कर रहा है तो उसे सिखाएं कि उसने अपने इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। उसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़, क्योंकि आपके बच्चे ने एक सेकंड प्लेस पे जाके पेपर देना है, वहाँ पे निगरान आप नहीं होंगे, ना ही वो स्कूल उसका यानी वो मानूस जगह नहीं होगी, तो सो इस चीज़ के प्रेशर को भी ज़रूर रिलीज़ करवाएं। एक तो जाहिर बात है हम दूसरी जगह ले जाके उससे पेपर तो नहीं ले सकते, वो तो डेफिनेटली हमने उसे वैसे ही सिखाना है, बताना है कि
उसमें इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना, लेकिन हम जो निगरान की का प्रेशर है उसको रिलीज इस तरीके से करवा सकते हैं कि जो सीएमओज जा रहे हैं टीचर्स पीछे हट जाए, सीएमओज अपनी निगरानी में पेपर लें, या अगर सीएमओज नहीं पहुंच रहे तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो दूसरी क्लास टीचर को जिस क्लास तक यानी 3 क्लास के टीचर को बाहर निकाल दे और उस क्लास का पेपर खुद कंडक्ट करे, या 4 क्लास में 3 क्लास के टीचर को भेज के उससे पेपर कंडक्ट करवाए, ताकि इससे जो दूसरे पर्सन का एक प्रेशर है वो सामने आ जाएगा कि बच्चा उसका कितना स्ट्रेस ले रहा है नहीं ले रहा, या उसके साथ कोऑर्डिनेशन कितनी कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि बच्चे अपनी क्लास टीचर से तो मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं या जिसकी समझ नहीं आ रही होती उसको उठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। क्या यही काम बच्चा दूसरी टीचर के साथ भी अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा? अगर उसने नहीं किया तो उसे गाइड करें कि बेटा वो जो निगरान उस वक्त आपके पास मौजूद होगा वो आपकी ही सहूलत के लिए वहाँ खड़ा है। आप अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो आप खड़े होकर उससे पूछेंगे, उसको क्लियर करेंगे, देन उसका आंसर आप वहाँ लिखेंगे। बगैर अपना क्वेश्चन क्लियर किए आप अपना आंसर वहाँ नहीं लिखेंगे। उसके साथ अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें बच्चा हमेशा साथ रखे। लाइक उसे दायरा फिल करना है, और दायरा फिल करने का तरीका आपको जैसा कि मैंने पहले भी ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, अगेन आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि ये दायरे की प्रैक्टिस आपको करवाई गई है कि एक तो ये बबल शीट आपको दिखाई गई है जो कि अलग से दी होगी, और आपके एमसीक्यूज वाला पेपर जो है वो अलग होगा। अब बच्चे ने यहाँ से सवाल नंबर 1 देखना है और इधर देखना है आगे कि यहाँ 1 लिखा है और उसके आगे 4 ऑप्शन बने हुए हैं। टॉप पे ऑप्शन इसके बने होते हैं ABCD, और इधर साइड पे नंबर 1 लिखा हुआ है। या मैं ज्यादा आसान अगर बबल शीट को क्लियर कर सकूं तो आपको दिखा रही हूँ कि ये आपका एमसीक्यूज नंबर 1 है जो कि इधर आपके क्वेश्चन पेपर पे बना हुआ है। इसके टॉप पे यहाँ A, B, C और D यहाँ टॉप पे लिखा होता है और इसके नीचे 4 दायरे बने होते हैं। अब आपके बच्चे को पता है कि मेरा आसिफ ने खत लिखा, इस जुमले में इसम मारफा आसिफ है और इसकी प्लेस है B, तो आपके बच्चे ने इस B वाले ऑप्शन को यहाँ से इस दायरे को फिल कर देना है। ये उस सिचुएशन में है जब उसको बबल शीट अलग से दी जाएगी। अगर उसको बबल शीट अलग से नहीं दी जाती और उसे बोला जाता है कि उसने पेपर वाले ही दायरे को फिल करना है, तो वहां आपके बच्चे ने इस दायरे को यानी ये जो आपका बी आंसर है और इसको अच्छे तरीके से दायरा बना के पूरा इसको फिल करना है। इसके अंदर कहीं से भी वाइटनेस भी नजर नहीं आनी चाहिए और उसके साथ साथ दायरे से बाहर भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ के बच्चा इसको बस सर्कल करके छोड़ दे या टिक लगा दे तो वो क्वेश्चन उसका सही आंसर भी गलत तस्वर किया जाएगा अगर बच्चा इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक करता है। सो आपने अपनी प्रैक्टिस इस दोनों तरह से करवानी है। अलग बबल शीट भी बच्चे को प्रोवाइड करनी है और उसी जगह यानी जहाँ क्वेश्चंस के एमसीक्यूज दिए गए हैं वहां पर भी दायरा बच्चे से फिल करवाना है। और दायरा फिल करने के लिए चूंकि आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं कि बच्चे ने ब्लैक इंक वाला बॉल पेन यूज करना है, बॉल पेन के अलावा किसी भी चीज से बच्चे ने दायरा फिल नहीं करना। तो लिहाजा क्लास में 100% प्रैक्टिस अपने बच्चों की जो है वो आप बॉल पेन के साथ करवाएं और बच्चे से बल्कि पेपर भी बॉल पेन से लिखवाएं और इस चीज का जो है वो यकीन करके बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में भेजें कि आपके बच्चे के पास जो बॉल पेन है वो अच्छा चल रहा है और बच्चे साथ 2-3 बॉल पेन लेके जाएं कि अगर दरमियान में कोई एक बॉल पेन डिस्टर्ब करना शुरू कर दे तो दूसरे बॉल पेन से वो जल्दी से काम करे, ना कि वहाँ बैठ के वेट करे या कि अगर उसे कोई सेकंड रहनुमाई नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, इसका नतीजा कि वो पेपर खाली छोड़ के आ जाएगा और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बच्चों को इन मॉडल पेपर की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने जो पेपर फाइनल पेपर को जाके हैंडल करना है उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी साथ साथ क्लियर करेंगे ताकि उसे फाइनल पेपर अटेम्प्ट करने में किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये मैंने आपको इंग्लिश मैथ उर्दू का जो बताया कि आपका क्वेश्चन एज इट ही रहेगा, बट साइंस के पेपर में आपके क्वेश्चन चेंज होंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो एक यूनिट है उस यूनिट के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और हर दूसरा यूनिट जो है वो पहले यूनिट से डिफरेंट है। यही वजह है कि उसके अंदर आपके क्वेश्चंस की वैरायटी, आपके एमसीक्यूज की वैरायटी चेंज होती रहेगी। उसके लिए मैंने अभी ग्रुप में आप लोगों को अहम टॉपिक्स के नाम से गेस्ट पेपर शेयर किए हैं। आप उन अहम टॉपिक्स को याद करवाते वक्त उनकी डेफिनेशंस, उनके फवायद नुकसानात के साथ साथ उनकी एग्जाम्पल्स, कोई जो भी टॉपिक आपको हाईलाइट किया गया। लाइक अगर मैं बात करूँ 5 क्लास की तो 5 क्लास में पहला क्वेश्चन है, यूनिट है
जो जानवरों की ग्रोह बंदी पे दिया गया है, फूलों की ग्रोह बंदी पे दिया गया है, तो जानवरों की ग्रोह बंदी क्यों जरूरी है। ठीक है, ये एक पहला सवाल हमारी डेफिनेशन है जो हमें क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आ सकता है, और ये 1.5 लाइन की डेफिनेशन आपका एमसीक्यूज भी बन सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ आप जानवरों की ग्रोह बंदी के जो 5 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं, वो बच्चे को अच्छे से हाईलाइट करें, ये उसको एमसीक्यूज में आ सकती है। इसी तरीके से आपके जो फूलों की ग्रोह बंदी है उसकी मेजर जो टाइप्स हैं वो 2 हैं, फूलदार और गैर फूल पौधे, और फिर आगे फूलदार पौधों की 5 इकसाम है। ठीक है, उन 5 इकसाम में जो पौधों की किस्में हैं उनकी एग्जाम्पल्स हैं, और वो आपने अच्छे तरीके से उनको हाईलाइट करनी है। यही चीजें जो हैं वो आपके एमसीक्यूज बन रही होती हैं। उसके बाद आपको एनिमल डिजीज के बारे में बताया गया है कि कौन सी डिजीज किस एनिमल से रिलेट करती है, तो एनिमल्स प्लस उनसे रेलिवेंट डिजीज को हाईलाइट करें। ये आपका एमसीक्यूज के लिए एक बहुत मेजर एलिमेंट्स है जहां से आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरीके से आपका स्टेट ऑफ मैटर्स वाला जो है, वहां से मैटर्स की तीनों स्टेट्स और उनके एग्जाम्पल्स और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपका मेजर क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यूज में भी यहाँ से लाजमी 2 से 3 एमसीक्यूज आएंगे, और यही वाला जो यूनिट है इसका एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर के लिए भी थ्योरी में आ सकता है। तो लिहाजा जो इस तरीके से मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मैंने टेस्ट पेपर की सूरत में दे दिए हैं, इनसे आप अपने बच्चे को एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें। कुछ चंद एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको शेयर कर दी हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो अच्छे तरीके से अपने आने वाले वक्त को यूटिलाइज करेंगे और अपने बच्चों को जो है वो अपने पेपर की प्रिपरेशन करवाएंगे, और इंशाल्लाह आपके तमाम स्कूल जो हैं वो 100% नताइज के साथ अपना क्यूएटी क्लियर करेंगे। थैंक यू।